सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, सखियां, श्रोता, सभी को चंचल वर्मा का और राजुल का नमस्कार। आज इस मंच पर बहुत दिन के बाद हम दोनों मिले हैं। और जब बड़े दिन बाद किसी से मिलते हैं ना, तो अपने आप में एक बड़ी खुशी होती है। वो तुम्हारा चेहरे पे दिख रही है चंचल। खुशी है तो चेहरे पे दिखनी भी चाहिए। और वैसे तो ये खुशी इसलिए भी है क्योंकि हम आज मतलब शनिवार और रविवार के 2 दिन के बाद आज हम फिर से अपने श्रोता बंधुओं और सखियों के साथ हैं, तो इसकी भी खुशी है। बताइए कि अब क्या कर रहे होंगे हमारे सभी सुनने वाले इस समय। कुछ तो झपकियां ले रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, कुछ चाय का इंतजार कर रहे होंगे, और भी बहुत कुछ हो रहा होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो भी कर रहे हों, साथ साथ रेडियो जरूर सुन रहे हैं। सखी सहेली। और आज बता देते हैं कि किस किस विषय पर हम उनके साथ में बतियाने वाले हैं। तो भाई आज एक तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। और आज हम इसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे। हमारे श्रोताओं के भी बहुत सारे संदेश आए हैं। और जब एक लड़की ब्याह कर जाती है ससुराल में, एकदम नई नवेली दुल्हन होती है, तो शुरुआत में जब नए लोगों के साथ में हम होते हैं। हाँ, तो तुमने तो दुखती रग छू दी है। पता है ये दुखती रग सिर्फ हम स्त्रियों की ही नहीं, बहुत सारे संदेश आए हैं जिसमें हमारे जो पुरुष साथी हैं, हमारे भाई हैं, उनके भी बहुत सारे संदेश हैं। बिल्कुल, ससुराल जाने का पहला अनुभव जो उन्हें भी होता है, तो उनके साथ जो नए रिश्ते जुड़े होते हैं, तो वहाँ सामंजस्य उन्हें भी बिठाना होता है। तो इसी विषय पर बात करेंगे। हाँ, और देखो भाई, घर है, परिवार है, सब अच्छा लगता है, और जो भी सब मिलके खाते हैं वो अच्छा लगता है। लेकिन भाई ये क्या कि हर बार आप पिज्जा ही खाएं, या कि आप वही खाएं, चाउमीन ही खाएं, या कुछ ऐसा ही जंक फूड खाएं। जंक फूड खाना अच्छा नहीं होता ना। हाँ, तो इसके दुष्परिणाम क्या हैं, इसके बारे में भी बात हम कर लेंगे। या पता है हमारे सभी साथियों को, लेकिन एक बार याद दिलाना अच्छा रहता है ना, क्योंकि जो बुरी चीजें होती हैं उनको बार बार बताना पड़ता है। तो फिर ऐसा होता है कि अगर बार बार बताते रहिए तो दिमाग में ठक 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 होता रहता है। और जब भी वो चीज हमारे सामने आएगी तो हो सकता है कि वो ठक ठक जब हो तो हम उसे नकार दें। नहीं, लेकिन देखो भाई, हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि मतलब समोसा बिल्कुल ना खाएं। खा ले, थोड़ा बहुत खा ले, लेकिन मतलब पूरी तरह उसी पर निर्भर ना रहे। हाँ, हफ्ते में भी रोज खाएंगे तो भी नुकसान करेगा, महीने में एक बार चल सकता है ना। और क्या, बस दुष्परिणामों के बारे में सोच लीजिएगा, मतलब ज्यादा ना करिएगा। अति तो वैसे भी हर चीज की बुरी है। अब हमारा बोलना भी अति का बुरा हो जाएगा। हम सिर्फ बताते हैं कि आज सखी विशेष में हम बात करेंगे लेखिका एली अहमद की। लेकिन सबसे पहले एक गाना।
रहा हूँ, जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। सखी राजुल, आप जानती हैं कि दुनिया भर में लोगों के बीच कितने तरह के भेदभाव पैदा हो रहे हैं और लोगों के बीच ये दूरी का कारण भी बन रहे हैं। अरे भाई, ये तो पता ही है कि ये भेदभाव ही सबसे बड़ा दूरी का कारण होता है। बिल्कुल। और देश दुनिया भर में जो फैल रही हैं समस्याएं बहुत सारी, दीमक की तरह समाज और देश को खोखला बनाने वाली जो भी कुरीतियां हैं और असमानता फैलाने वाली जो कुरीतियां हैं, इनको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास के प्रतीक के रूप में आज का दिन यानी 20 फरवरी का दिन, इसे हम मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। और ये दिन शुरू हुआ था साल 1995 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन में 100 से ज्यादा राजनीतिक नेताओं ने पूर्ण रोजगार के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और समाज के लिए कार्य करने के लिए एक लक्ष्य बनाया और उसको हासिल करने का उद्देश्य भी हो, ये भी इस आयोजन में ये बात रखी थी। और उसके बाद 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और पहला जो ये दिन मना था विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये था साल 2009 का 20 फरवरी। बहुत अच्छी जानकारी राजुल जी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये मानना है कि सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांति और सुरक्षा की प्राप्ति के रखरखाव के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस दिन पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि लोग जागरूक हो सकें इस चीज के लिए। और ये दिवस मुख्य तौर पर नस्ल, वर्ग, लिंग, धर्म, सांस्कृतिक भेदभाव या फिर बेरोजगारी से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं जो भी हैं उन्हें हल करने के लिए हम मनाते हैं। बताओ कितनी सारी चीजें, कितनी सारे बातें कवर कर लेता है ये दिन। वैसे ये इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय एक साथ मिलकर काम करते हैं और हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस के लिए एक थीम का भी चयन किया जाता है। तो इस बार का थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। और साल 2022 की अगर हम बात करें तो तब जो थीम थी वो थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एप्लायमेंट। इसका मतलब था कि औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। और इस साल यानी 2023 की जो थीम है वो आपने बताई थी। अब जो दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं वहाँ पर गरीबी और असमानताएं जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और हाल के वर्षों की अगर बात करें तो आर्थिक और सामाजिक संकट बहुत
तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिनके कारण देखो ना, कोविड से हम जूझे, फिर जलवायु परिवर्तन तो आए दिन हमारी चिंता का विषय रहता है, और कितनी सारी प्राकृतिक आपदाएं, कहीं पर तूफान है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये सब इन्हीं तरह इसी की बात के परिणाम हैं। वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर उसका जवाब देने के लिए ठोस कार्रवाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है। और साल 2018 में जो सामाजिक न्याय दिवस के लिए विषय चुना गया था वो था वर्कर ऑन द मूव, द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस। हर साल एक अलग थीम होती है, इस पर हम बात कर चुके हैं। और विश्व की ही नहीं, अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार ने भी ऐसे आयोग का गठन किया है जो कि सामाजिक न्याय के जो हित हैं उनके लिए कार्य करते हैं। और यहाँ जो मंत्रालय हैं इसके लिए, उसके जो योजनाएं चलती हैं उनसे बहुत सारे लोगों को मदद मिलती है, बहुत सारे लोगों की सहायता की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास आयोग, जो ये सरकारी संगठन है, ये रात दिन हमारे समाज से जो भी भेदभाव हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, बच्चों की जो सुरक्षा है जो बहुत जरूरी है, इन सभी चीजों के लिए काम कर रहे हैं। और देखो ना, जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है ये सामाजिक न्याय दिवस, वो मनाया जाता है 20 फरवरी को, यानी आज। और हमारे देश में भी मनाया जाता है राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस, जो कि 25 सितंबर को मनाया जाता है। और बहुत मिलते जुलते उद्देश्य हैं ये हमारे देश में जो दिवस मनाया जाता है उससे, और जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है, बहुत मिलते जुलते हुए। बिल्कुल, जब भारत के संविधान को बनाया जा रहा था तो सामाजिक न्याय का विशेष ध्यान इस बात पर रखा गया था। और इस वक्त हमारे देश के संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं राजुल जी, जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर भी भारत सरकार न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रही है। बिल्कुल। और इससे बहुत सारी समस्याएं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है और असमानताएं हैं, ये सब खत्म की जाती हैं। हमारे देश में इसके लिए लगातार कोशिश हो रही है। लोगों को शिक्षा का महत्व और सबको समान समझने जैसी बातों की धीरे धीरे सीख मिलती जा रही है, धीरे धीरे उन्हें समझ आती जा रही है, और जैसे कहते हैं ना, जागरूकता वो फैलती जा रही है। तो भाई इस तरह से धीरे धीरे करते ही होता है ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, तो धीरे धीरे करते करते ही एक फला फूला वृक्ष बन जाता है, और धीरे धीरे करने से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। लेकिन हर भेदभाव को और असमानता को मिलाने में हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और फिलहाल हमारा एक योगदान होगा कार्यक्रम में मीठा सा प्यारा सा गीत सुनाकर। बिल्कुल। सहारा हो तो
जानूं या तुम जानो, इशारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। भैया नज़ारों की बात करें अगर तो आजकल कुछ कहीं बहुत जगहों पर ऐसे नज़ारे हो रहे हैं कि पसीना चूने लगा है। हमारे एक साथी ने 36 डिग्री सेंटीग्रेड की कड़क दोपहरी के साथ नमस्कार भेजा है। भाई नमस्कार भी और अपना ख्याल भी रखते चाहिए क्योंकि बिल्कुल। एकदम से गर्मी बढ़ गई। हाँ, फरवरी का महीना है, एकदम से गर्मी आई है और ये जब एकदम से मौसम बदलता है ना, तो जब खाने पीने की जो थोड़ा आदतें सावधानी। होती हैं उनको थोड़ा सा संभाल लेना चाहिए ताकि तबीयत खराब ना हो जाए। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं सखी विशेष की, जो कि एक लेखिका है, एली अहमद। ये सुप्रसिद्ध लेखिका ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता, पटकथा लेखक, निर्देशक, अभिनेत्री, गीतकार, एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर और महिला सशक्तिकरण की अग्रदूत भी हैं। और यानी कि अगर हम एक छोटी सी बात में कहें, सरल शब्दों में कहें तो वही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है एली अहमद और एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई लोगों के जीवन को बहुत करीब से छुआ है। उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1934 में नजीरा में और उनका परिवार जो था वो बहुत कलात्मक और सुसंस्कृत था। पिता अब्दुल रशीद एक सर्जन थे। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया और बाद में अपने पिता का साथ भी उनसे छूट गया था। एक संपन्न परिवार में यूं तो वो जन्मी थी, लेकिन फिर भी बहुत कठिनाइयों से उनका जीवन बीता, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि छोटी उम्र में ही माता पिता को खो दिया था और उनके जो भाई थे वो उनसे छोटे थे। फिर 1965 में समाज कल्याण विभाग के तहत बालक सेवा प्रशिक्षण केंद्र में साक्षात्कार के लिए वो गुवाहाटी आई और धैर्य और संकल्प, दृढ़ संकल्प की वजह से जीवन में वो आगे आ गई। फिर उनके जो छोटे भाई दारा अहमद हैं वो भी आज एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है। अच्छा, एक बात और है कि संघर्षों के साथ इस तरह जीतोड़ मुकाबला करने के साथ साथ उनके अंदर एक कवि भी छुपा है। और ये कवि जो छुपा है ना, बचपन से ही ये उजागर होने लगा था कि उनको कविताओं का शौक है। स्वरचित कविताएं और छंद उन्होंने बचपन से ही लिखने और पढ़ने शुरू कर दिए थे और उस समय असम में महिलाओं के जो भी हालात थे उन्हें प्रदर्शित करने के लिए 1967 में एली के नेतृत्व में रोंग चोरा नाम से पहला नाटक समूह भी बनाया गया था। और जो नाटक समूह उन्होंने बनाया था विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते थे उसके खिलाफ सांस्कृतिक प्रदर्शन ये लोग किया करते थे। और जो दिव्यांग बच्चे थे उन पर उनके जो संघर्ष हैं उन पर आधारित उनके नाटक अमी अभिनय कोड़ा नहीं, इसे बहुत सराहना मिली थी। तो भाई नाटकों की तो बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी खासियतें हैं उनके अंदर। बहुमुखी प्रतिभा और जिंदा दिली के लिए वो जानी जाती हैं। अब एक खास चीज ये है कि जैसे बेकार उत्पादों से वो सामान सजाती हैं, जैसे डिस्पोज्ड कप हैं या प्याज हैं, अदरक है और जो दूसरी फल सब्जियां हैं उनके छिलके हैं या टूटा हुआ ग्लास है कोई, तो उसे नई कलात्मक चीज बना देती हैं कुछ। और इसके साथ ही उन्होंने शौक के तौर पर रविंद्र भवन जैसी जगहों पर जादू के शोज भी किए हैं। और इसके अलावा एली अहमद के पास विभिन्न असमिया समाचार पत्रों स्मृति चिन्हों में लिखे गए 1000 से भी अधिक लेख, कहानियां, कविताएं हैं जो दुनिया भर के पुस्तक मेलों में प्रदर्शित की जा चुकी हैं। और वो महिला पत्रिका उरानी की संपादक, प्रकाशक और इसकी मालिक भी हैं। और 1970 के बाद से पूर्वोत्तर में ये एक मात्र महिला पत्रिका है। कमाल की बात है भाई। अब लिखना हो गया, सजाना हो गया घर को, एक कवि हृदय का परिचय तो मिल ही चुका है। जादू भी है और साथ ही साथ गले में सुर भी है। संगीत उनकी खास विशेषता है। 1962 में असम साहित्य सभा के एक सत्र में उनका पहला संगीतमय भाग्योर चोकोरे चूरी का प्रदर्शन किया गया था। एक संगीतमय नाटक था। एली अहमद असमिया फिल्म उद्योग से भी जुड़ी रही हैं। उन्होंने पटकथाएं लिखी हैं, निर्देशन, कला निर्देशन किया है और विभिन्न फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी सहायता की है।
तो ये तो हुई इनकी बहुत सारी विशेषताएं, बातें भी बहुत हैं, लेकिन पहले एक गीत सुन लें। बिल्कुल। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे राजुल जी, लिखना वाकई में एक कला होती है, और जब पहले खत लिखे जाते थे तो ये भी कितना सजा संवार के उनको लिखा जाता था। जो चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, अब मोबाइल से ही संदेश भेज दिए जाते हैं। हाँ, जमाना बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे गले का सुर, जो कि अली अहमद की विशेषता रही है। हम बात कर रहे थे उनकी, तो उन्होंने बहुत सारे लोकप्रिय फिल्मों के गीत लिखे भी हैं। और एक गाना है, गागा आज ही गई जाएगी तो गेगा, ये बहुत मशहूर है। उनका गीतकार के रूप में उन्होंने पहचान अपनी बनाई इस गीत के साथ। और इसके अलावा बरुआर संसार, सदरी, सोन मैना, प्रतिदिन देवता,
जैसे लोकप्रिय फिल्मों के भी गाने उन्होंने लिखे। और गाने ही नहीं लिखे, टेलीविजन धारावाहिक गधुली, साहू और अपाबाद, इसके लिए भी उन्होंने गीत लिखे हैं। मतलब धारावाहिक के गीत भी लिखे हैं, फिल्मों के गीत के साथ-साथ इनके गीत भी लिखे। और कई असमिया फिल्मों की पटकथा लेखिका भी वो रही हैं, जैसे ध्रुव टोरा, बरडोई चीला, बोनफूल, जन्मभूमि। और वृत्तचित्र फिल्मों की भी पटकथाएं लिखी हैं उन्होंने। अहोम युग के पुराने स्मारक, बाल मनोविज्ञान, महाशिता, सैयद अब्दुल मलिक, दूध, ये ऐसे वृत्तचित्र हैं जिनकी पटकथाएं उन्होंने लिखी हैं। और कहानीकार के रूप में जो उनकी फिल्में हैं वो हैं बरुआर संसार, जखिनी, बोनफूल, मुखाग्नि, जन्मभूमि, रिक्शावाला। और इन्हीं में से बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जिनके लिए एक कला निर्देशक और कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम भी उन्होंने किया। और अब जरा देख तो लो, ब्रेक का समय हो रहा है कि नहीं भाई? एक बता दें और कि बहुत सारे सफल नाटकों का श्रेय भी उनको दिया जाता है, जिसमें भाखरी, कोथातून की, सकीना, आमी अभिनय कराने, ये उनके नाटक हैं। और अब एक अंतराल के बाद में उनके बारे में बाकी बातें। अंतराल के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और बहुत छोटा सा अंतराल था, तो अब उनके नाटकों की भी बात कर ली जाए। बहुत सारे सफल नाटकों का श्रेय एली अहमद को दिया जाता है। भाखरी, कोथातुनु की, सकीना, जेठेर मोइनी, काका देवतर साधु, नाटू सोला, अमी अभिनय कराने, ये सब नाटक इनके बारे में तुमने बताया था। और पुस्तकों के बारे में आप बताओ। हाँ, क्योंकि जब हम लेखक की किसी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो किताबें ही होती हैं। तो जो उनकी मशहूर कुछ पुस्तकें रही हैं उनके बारे में बताते हैं। अंकुर, एक लघु कहानी संग्रह, मोनीराम दीवान, असम साहित्य सभा द्वारा प्रकाशित रोंग मोनार मोन, ये भी उन्होंने किया। और असम प्रकाशन परिषद द्वारा प्रकाशित मोई केताई आईता हूँ, और सूचना प्रसारण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ओसोम वीरंगना, ये भी उनकी किताबें हैं। इसीलिए उनका नाम न सिर्फ भारतीय लेखकों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सूचियों में भी शामिल किया गया है। अब जैसे ये रोम मंथन और असम ज्योति जैसी उनकी पुस्तकें हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा हासिल की है। और हर साल 14 मार्च को एली का जन्मदिन असम में महिलाओं, कलाकारों, कला प्रेमियों, संगीतकारों, गीतकारों, ये सब मनाते हैं। और जानते हो उस दिन को क्या नाम देते हैं? गीतर दिवस, यानी गीतों का दिन। सोचो, मतलब कितनी बड़ी बात है। और एली अहमद को बहुत सारे अलग अलग नामों से वहाँ के लोग बुलाते हैं। डॉक्टर निर्मल प्रभा बोरदोलोई उनको मन की शक्ति के कारण उन्हें कहती हैं बेली, जिसका मतलब होता है सूर्य। और नलिनी बाला देवी उन्हें पोखिला कहती हैं, इसका मतलब होता है तितली। और
प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जिनकी उन्होंने फिल्में भी लिखी हैं, ब्रजेन बरुआ, वो उन्हें गीत कहते थे। भूपेन हजारिका, वो उन्हें रोंग कहते थे। रोंग असमिया भाषा में कहा जाता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है रंग। और उनके बहुत सारे दोस्त उन्हें जुई कहते हैं। जुई का मतलब होता है आग, यानी उनमें एक आग जैसी तेजी है या प्रतिभा है। और उनके जो अन्य सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो उन्हें पोखिला यानी तितली कहते हैं। तो भाई देखो ना, सूर्य भी है, तितली भी है, गीत भी है, रोंग भी है, रंग भी है और आग भी है, यानी बहुमुखी प्रतिभा, अलग अलग रंग है उनके ये सारे। और वो असम साहित्य सभा की आजीवन सदस्य हैं। 1962 से उन पर पुरस्कारों की बौछार होती रही है। उनके पुरस्कार सिर्फ उन्हें पंख फैलाने और ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ करते हैं। 1976 में जो उनकी पुस्तक थी ना, मोहन फूल, उसे वयस्क शिक्षा पर राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2011 में डॉक्टर निर्मल प्रभा बोरदोलोई पुरस्कार और 2013 में अमल प्रभा दास पुरस्कार दिया गया था। साहित्य और शिक्षा में क्योंकि बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, और इसके लिए 2017 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का सम्मान ये भी उन्हें दिया गया। और ये जब पुरस्कार उन्हें मिला तो उन्हें बहुत अधिक मेहनत करने के लिए वो हमेशा प्रेरणा देता है। वो चाहती है कि और किताबें लिखें युवा पीढ़ी के लिए और उन्हें प्रकाशित करती रहें। और कहती भी हैं कि युवा पीढ़ी को समृद्ध असमिया संस्कृति से अवगत होना चाहिए और अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, उनके अनुसार चुनौती असमिया लोगों को दुनिया भर में असम और इस भाषा के संपर्क में रखने की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वो कैसे सुनिश्चित करें कि युवा पीढ़ी असम में अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। और इसके लिए एली कहती हैं कि हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम आसाम से हैं। असम की हमारे पीछे एक समृद्ध पृष्ठभूमि और विरासत है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें, यकीन रखें, तो कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। वाह, बिल्कुल, ये विश्वास ही तो है जो सब कुछ कर देता है। उनका सपना है कि आने वाली पीढ़ियों को असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता रहे और दुनिया भर में असमिया लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस कराने की कोशिश रहती है हमेशा उनकी। एक मतलब समझ लो कि एक हीरो है सबकी वो, और रोल मॉडल है। और उन पर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है कि आकाश की कोई सीमा नहीं होती, द स्काई हैज नो लिमिट्स। बिल्कुल सही बात है। और आज वो 88 वर्ष के लगभग हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो इस क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रही हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो ऐसे ही हम लोग के लिए, सबके लिए प्रेरणा बनी रहे। इसलिए लाज
कुछ छोड़ा उसने मेरे दिल को तोड़ा, जिसके कारण सब कुछ छोड़ा उसने मेरे दिल को तोड़ा। हर तूफान में साथ रहा, हर तूफान में साथ रहा, आपके किनारे मुखड़ा मोड़ा। राम करे, राम करे, राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे कहीं नैना न उलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे। राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे कहीं नैना जिस पर बीते वो दिल जाने, मेरी वफा के ये अफसाने। जिस पर बीते वो दिल जाने, मेरी वफा के ये अफसाने। जान जो मुझ पर देते रहे हैं, जान जो मुझ पर देते रहे हैं, आज बने हैं वो बेगाने। राम करे, राम करे, राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे कहीं नैना न उलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे। राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे कहीं नैना न। देखो चंचल, ये नैनों को उलझाने की बात करके तुम मुद्दे की बात से मत भटको। अच्छा ठीक है, मुद्दे की बात पर आते हैं। उलझन कहाँ पे आती है? जब नए घर में लड़की जाती है तो कितनी मुश्किलें होती हैं भाई। बिल्कुल, एक नया घर होता है और वहां पर जिसे हम ससुराल कहते हैं, उस नए घर को, वहां नए माता पिता यानी सास ससुर मिलते हैं, नए भाई बहन यानी देवर और ननद मिलते हैं, और उनके साथ पूरे सम्मान और समझ के साथ हर बात को कहना होता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, यानी सामंजस्य बिठाना होता है ससुराल तो में। सामंजस्य को लेकर देखो हमारे साथियों ने कितनी सारी बातें लिखी हैं। एक संदेश है कि ससुराल में सामंजस्य मतलब समभाव रखना। जरूरी आने वाली बहू भी किसी की बेटी होती है, तो हम उसे हमारी बिटिया की तरह बहू बिटिया का समभाव दे सकते हैं। बड़े बेटी की शादी को आज 23 साल हो गए हैं, तब से लेकर अभी तक हमारे घर में यही रिवाज है। हम हमारी दोनों बहुओं को नाम के साथ बिटिया जोड़कर बुलाते हैं, जिसके कारण दोनों तरफ कुछ अलग सा अपनापन महसूस होता है। तो भाई ये भी बात है। और एक और सामंजस्य पे बात कही है कि एक आदमी की कोशिश से नहीं बैठ सकता। बिल्कुल सही। एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना और एक दूसरे को सम्मान देना ही उचित रास्ता है। अपनी परिस्थितियों का सही आकलन करके ही निर्णय करना चाहिए। जिम्मेदारियों का समायोजन और आपस की समझदारी ही एक परिवार में किसी टकराव को खत्म करने में सहायक होगा। और जीवन के विभिन्न पड़ाव में विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इसी तरह सामंजस्य स्थापित कर सभी का कभी न कभी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात लिखी है कि इस तरह से जब हम सामंजस्य बिठाते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर सबका सहयोग मिले तो ये सब बहुत आसान हो जाता है। मायके में क्या होता है ना, लाड़ प्यार और दुलार में, अल्हड़पन में जब बेटियां पलती है, तो उसे जब शादी के बाद वो नए घर में जाती है, हाँ मम्मी हम ये नहीं करेंगे, नहीं, थोड़ी सी मैच्योरिटी या परिपक्वता जिसे हम कहते हैं, वो अगर वो ले आए तो चीजें आसान हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये जैसे हम लोग ये बात कहते हैं ना कि लड़कियों को ये कह के मत डराइए कि वो ससुराल जाओगी तो पता लगेगा। हाँ ये जरूर बताइए कि भाई वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। डराने की बात नहीं है, ये उन्हें समझाने की बात है कि वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारे ये नखरे कोई नहीं देखेगा।
और अगर कभी गलती से कोई गलती हो जाए तो आराम से बैठकर उससे बातचीत करें और बड़े मिठास के साथ अपने रिश्तों को जोड़ें, आगे बढ़ाएं। और ससुराल में अगर मान लीजिए कि संयुक्त परिवार है, तो आपका वहाँ पर क्या पद है या औरों का वहाँ पर क्या पद है, इस व्यवहार को समझकर आपको किस तरह से काम करना है, आगे बढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। कभी कोई बात बिगड़ जाए तो उसे बहुत दिनों के लिए टालें नहीं। बिल्कुल। कोई ज़िम्मेदारी अगर सौंपी जाए तो उसे भी पूरा पूरे करें, इत्मीनान से बिल्कुल। उठाएं। अपने आप में एक विश्वास रखें कि हम इसे कर सकते हैं। और कहाँ हाँ कहना है, कहाँ ना कहना है, ये समझदारी ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं कि जो भी काम दिया गया आप उसे करते ही जा रहे हैं या किसी ने भी कहा आपको करना है। ना कहाँ कहना है और किस तरह कहना है, ये बड़ी समझदारी की बात हाँ, होती है। मतलब ये भी नहीं कि खुद कुड़ रहे हैं, करते जा रहे हैं हाँ। और कुड़ भी रहे हैं और वो कुड़न कहीं ना कहीं पर निकलेगी तो बहुत खराब तरीके से निकलेगी। इसलिए ना कह दे, लेकिन ना कहने का भी एक सलीका होना चाहिए। हाँ। एक आर्ट होनी चाहिए। उस तरह से कहें जैसे हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि ससुराल के विषय में कोई पूर्व धारणा ना बनाए। पहली बात, सास ससुर की उपेक्षा के बजाय उनका सम्मान करें और उन्हें ये मैसेज दें कि वे उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। उन पर दखलंदाजी का आरोप लगाने के बजाय उनसे राय लेकर उन्हें एहसास कराएं कि वे उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। पति अगर माता पिता के लिए कुछ करते हैं तो ताना ना मारें। बहुत ज़रूरी बात। और एक और संदेश में कहा है कि देखो, शादी के बाद किसी भी महिला को कुछ समय तक मायके की बहुत याद आती है, जिसके कारण उसे ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, जो कि एक बहुत नेचुरल बात है। इसलिए कभी कभी महिलाओं में ससुराल में महिलाओं से कुछ ऐसा हो जाता है जो कि थोड़ा गलत हो। इसलिए शादीशुदा महिला को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए ताकि उसके शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा दिक्कत ना आने पाए। यहाँ पर हम एक बात और ये कहेंगे इस संदेश के साथ ही कि उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए और साथ ही साथ जो घर वाले हैं उन्हें भी थोड़ा सा समझ से काम लेना पड़ेगा। बिल्कुल, जो भी समस्याएं हैं या मनमुटाव हैं, अगर आप हर बात में अपने माता पिता को फोन करते रहेंगे कि भाई ये समस्या है और वो बीच बचाव करेंगे उनको सुलझाने के लिए, तो इससे समस्या सुलझने की बजाय और उलझती जाती है और समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो समझदारी से काम लें। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत है तो किसी एक्सपर्ट ऐसे से लें जो सही सलाह दे। अपने माता पिता को अगर हर बार बीच में लाया जाएगा तो वो समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि धैर्य से काम लें और निर्णय जो भी हो वो पूरी समझदारी से लिया जाए। बिल्कुल। इसीलिए कहा गया है कि ससुराल गेंदा फूल है। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी चले हैं परदेस, सूरत यानी हरों जियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो। बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो। हाय 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 हाय।
अच्छा बताओ, ये गेंदा फूल ही क्यों कहा जाता है? गुलाब कह दिया जाए, कोई और फूल कह दिया जाए, कमल का फूल कह दिया जाए, गेंदा फूल क्यों कहा जाता है? भाई क्योंकि ये बारहमासी फूल है और ये एक ऐसा फूल है जिसे बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, मतलब कोई ज़मीन पे ही उगाया जाए। एक छोटे से गमले में भी अगर हम इसे चाहें तो वहाँ भी गेंदा फूल खिल सकता है। खिला खिला रहता है हमेशा। हाँ। और देखो ना, कोई भी सजावट होती है, जब कोई उत्सव मनाया जाता है तो जो सजाया जाता है वो गेंदा फूल ही सजाया जाता है। और मुरझाता नहीं है जल्दी से, बहुत जल्दी से नहीं मुरझाता, ये बात तो कई बिल्कुल कई सही दिन है। तक खिला रहता है। तो ऐसा बस ऐसी जैसे ये सदाबहार रहता है ना गेंदा फूल, वैसे ही मन लेकर, सदाबहार मन लेकर ससुराल जाने वाली लड़कियां ससुराल में सामंजस्य बहुत अच्छी तरह बिठा सकती हैं। बिल्कुल, जैसे एक एक पत्ती को बड़े मजबूती से वो बांधे रहता है ना, गुच्छा बना के जो पत्तियां उसकी होती हैं, तो वैसे ही अलग अलग पंखुड़ी मिलकर जब एक फूल बनता है तो ससुराल में भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं। जब आप नए घर में जाती हैं तो पत्नी के अलावा बहू, भाभी, देवरानी, मामी, चाची जैसे बहुत सारे रिश्तों के साथ जब बंध जाती हैं तो वहाँ ससुराल गेंदा फूल बनकर खिल उठता है। खिल उठता है, बिल्कुल। इसीलिए मतलब कहा जाता है कि खिले रहें, मुस्कुराते रहें। खिलना इसी को कहते हैं कि कैसी भी खाद हो, कैसा भी पानी हो, कैसी भी जलवायु हो, कुछ भी हो, आप खिले ही रहें। और देखो, एक संदेश और है कि ससुराल में सामंजस्य बनाने के लिए बस थोड़ा सा प्यार और त्याग करना सीखे तो बड़े से परिवार में भी एकता रहेगी। तुमने भी कहा ना कि इतने सारे लोग होते हैं। गृह कार्य में समझाइश से काम लें। जैसे कोई अस्वस्थ है तो मैं ये काम करती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लो। एक दूसरे की मदद करें। संयुक्त परिवार में एकता बहुत मायने रखती है। बच्चों में भी अच्छे संस्कार आते हैं, वो भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। ससुराल में मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। 4 भाइयों का परिवार है। त्याग और प्रेम से ही सभी को बांध रखा है। क्या बात है। और एक और संदेश है भाई कि सामंजस्य हो सकता है अगर छोटों की बड़ों को मान दें और छोटों का भी बराबर से मान रखें। बड़े अगर छोटों की गलतियों को माफ करते हैं तो छोटे भी बड़ों की गलतियों को नजरअंदाज कर दें। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से संतुलन एक ससुराल में या परिवार में ज़रूरी है, उसी तरह से हमारी जो भोजन की थाली है या हमारा खाना है, जब पौष्टिकता की बात आती है तो वहाँ भी संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी सेहत का राज तो है संतुलित खाना। भाई सुनो, ये कहो कि हमारी ज़बान पे संतुलन के साथ साथ अंकुश भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या है राजुल जी, आजकल की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, इसने हमारे खान पान को बदल दिया है, या यूं कहें कि बिगाड़ दिया है। और रोटी की जगह पिज्जा, और जहाँ दूध और फलों का रस होता था वहाँ जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उन्होंने ले लिया है, और पैकेट बंद सामान के आदी हो रहे हैं। तो संजय, तो चंचल, तुम सब चीजें मना कर रही हो। बिल्कुल, जो नुकसान हमारे शरीर में लेकर अच्छा, अब हम तुम्हें ये सब चीजें हम तुम्हें कभी खाते देखेंगे तो हम तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने मना किया है। जरूर याद दिलाना। और ये सबको, बाकी सबको भी याद रखना चाहिए, जो बाहर का खाना है या जंक फूड या फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, पोषक तत्व उसमें ना के बराबर होते हैं, या कहें कि बहुत कम ही होते हैं। और इन्हें खाने की वजह से कमजोरी हमारे शरीर में आती है, बहुत कम उम्र में थका थका सा शरीर रहने लगता है। बिल्कुल सही बात कह रही हो। ये बात तो है कि आपका जैसा खान पान होता है वैसा ही आपका जीवन और वैसा ही आपका मन हो जाता है। तो ये जो बहुत उच्च कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ हैं, ये तैयारी ऐसे किए जाते हैं कि वो खूब सुंदर लगे देखने में डिब्बे के अंदर से, और खाने में बड़े स्वादिष्ट हो कि भाई मांग बढ़ती रहे बराबर। और ऐसे कई व्यावसायिक उत्पाद भी हैं जिनमें नमकीन, स्नैक फूड, कैंडी, शक्कर युक्त मिठाइयाँ, तला हुआ भोजन और मीठे कार्बोनेटेड पेय हैं, जो जिनमें पौष्टिक तत्व तो ना के बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी चलते फिरते खाने के लिए ये एक लोकप्रिय विकल्प बनते जा रहे हैं, और जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे केक है, लोग बड़े चाव से खाते हैं। इन्हें तैयार करने में कितना सारा बेकिंग सोडा डाला जाता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और सॉस और मेयोनीज तो हर चीज़ में जैसे समझ लो कि इस्तेमाल की जाती है। इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ये फैट बढ़ता है इनमें। जो जितने भी पैकेट वाले खाने होते हैं, इनको बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए जाने कितने तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, जो वो भी हानिकारक हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है ना कि जैसे इनमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि बहुत सारे रोगों का कारण बनता है। और इसी तरह से मैदा
मैदा ऐसे कहने से लगता है कि भाई मैदा बहुत नुकसान करता है, लेकिन मैदा देखो कितनी सारी चीजों में पड़ता है, चाउमीन है, पास्ता है, सब नूडल्स हैं, इनमें पड़ता है और हाथों को कितना नुकसान होता है। इनको खाने से बचना चाहिए। और सब जानते हैं, लेकिन फिर भी परहेज बहुत कम ही लोग करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है ये जंक फूड है, कैलोरीज वाला खाना है, वजन बढ़ा रहा है, सेहत पे गलत असर डाल रहा है, बीमारियां बना रहा है, सेहत को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। हाँ, तो रोज ना खाएं भाई। बिल्कुल, शोध भी बताते हैं इस बारे में कि पाचन शक्ति पर ये असर डालते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वजन की बढ़ने की समस्या हो जाती है। शुगर की मात्रा जिनमें पहले से अधिक है, उनके लिए तो ये बहुत ही नुकसानदायक है, तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल का और डायबिटीज का खतरा है वो और बढ़ जाता है। नर्वस सिस्टम पर भी ये असर डालता है, जिससे दिमाग के काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसीलिए बच्चों को भी इससे दूर रखना चाहिए। और जो पाचन तंत्र है उसकी कार्यक्षमता घटती जाती है, श्वसन तंत्र पर भी इसका बुरा असर होता है। इसीलिए अच्छा है कि जंक फूड की आदत जब लगती है ना, तो हमें फल, सब्जियां, सलाद ऐसे विकल्पों को हम खाना साइड में कर देते हैं और हमारे शरीर में पोषण की कमी आती जाती है। ये बिल्कुल सही कह रही हो तुम। देखो, हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि बहुत तैलीय होते हैं और पचाने में बहुत कठिनाई होती है इन्हें, और इनकी क्रिया के लिए शरीर से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन स्तर में भी कमी आ जाती है, जिससे मस्तिष्क का उचित विकास नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है ना कि काम दिमाग ठीक से नहीं चलता है। और अगर हम कहें कि जंक फूड छोड़ना है, तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। हम छोड़ते हैं लेकिन फिर उसे अपना लेते हैं, तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पहले कुछ दिन हमें कठिनाई वाले लगेंगे और कुछ लक्षण भी हमें दिख सकते हैं, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, ऊर्जा के स्तर में गिरावट। लेकिन अगर मन में पक्का इरादा कर लें तो जरूर इसे छुटकारा पा सकते हैं। आँखों में कयामत के काजल, में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। जिनमें के गुलों की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। चंचल, तकदीर तभी संभलती है जब आज हमने जो बात की ना, सामंजस्य रहे, और सिर्फ ससुराल में नहीं, आसपास सब जगह। हाँ, पड़ोसियों के साथ भी, अन्य रिश्तेदारों के साथ भी, और
हम भी आपस में सामंजस्य रखेंगे। हाँ, और समय के साथ भी सामंजस्य बिठा लो, क्योंकि घड़ी कह रही है कि अब लें हम इजाजत। तो आप सभी को राजुल और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।